नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अपनी कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपसे। एक जानते हैं उत्तर प्रदेश में चाहे पीसीएस की परीक्षा हो या लोअर पीसीएस की परीक्षा हो, आरओ, एआरओ, लेखपाल, यूपीएसआई या उत्तर प्रदेश का आप कोई भी परीक्षा कर लीजिए, उसमें फर्की साम्राज्य जो होता है जौनपुर का, आप सभी लोग जानते हैं। इतिहास का एक बेहद रुचिकर और महत्वपूर्ण अध्याय होता है जौनपुर का सरकी साम्राज्य। आप इस बात से पूरी तरीके से भली भांति अवगत हैं। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि क्या जौनपुर का साम्राज्य था, कैसे हुआ, इसका उत्पत्ति कैसे हुई है, किसने स्थापना की, पूरा हम लोग एक विवरण समझेंगे। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आप लोग आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो समझिए, सबसे पहले इसका पोर्शन में है जो है मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूं। सर्वप्रथम आपको यह भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जौनपुर की लोकेशन क्या है। ठीक, मैं आपको एक सेकंड में बताता हूं। सर्वप्रथम लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो मैं एक उत्तर प्रदेश का छोटा सा मैप बना देता हूं, या मैप की आवश्यकता नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आप ये समझिए, मान लीजिए ये आपका जौनपुर है, ये जौनपुर है। तो जौनपुर की लोकेशन में क्या है, लोकेशन अर्थात इसके चारों ओर कौन कौन से जिले स्थित हैं। तो हम इसके लिए बात कर लेते हैं। एक ये इधर पड़ता है आपका उत्तर पूर्व में आजमगढ़, आजमगढ़। थोड़ा सा और नीचे आएंगे हम, गाजीपुर, गाजीपुर हो जाएगा। गाजीपुर के बाद यहां नीचे के हिस्से पे है आपका भदोही। इसी भदोही का नाम 2012 से पहले जो है, जब सरकार थी बहन जी की, तो वहां पर इसका नाम क्या कर दिया गया था, संत रविदास नगर। फिर उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हमारे अखिलेश यादव जी के द्वारा नाम बदलकर फिर से भदोही कर दिया गया था। तो इसी को संत रविदास नगर भी कहते हैं, संत रविदास, संत रविदास नगर। भदोही के आप थोड़ा सा नीचे तरफ से देखोगे, इसकी सीमा टच करते हुए एक शहर पड़ता है जिसका नाम है क्या, वाराणसी। भदोही हालांकि थोड़ा सा इधर है, वाराणसी इधर साइड में है, वाराणसी। वाराणसी कह लीजिए या बनारस कह लीजिए। तो भदोही आपकी ये सीमा पूरी क्लियर कर लेता है। इसके बाद आपका एक और इधर पड़ता है जिसका नाम है प्रयागराज। ये आपका प्रयागराज है, ये दक्षिण पश्चिम का हिस्सा लिया हुआ है, प्रयागराज। देन इसके बाद प्रयागराज के थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, प्रतापगढ़ पड़ता है। इधर साइड आपका प्रतापगढ़ पड़ेगा, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद हम थोड़ा सा ऊपर बढ़े तो प्रतापगढ़ के बाद आपका ये हिस्सा पड़ता है। यहां पर जो हिस्सा है इसको कहते हैं हम लोग सुल्तानपुर, सुल्तानपुर। तो ये जो बीच की जगह है जौनपुर, ये आपका 7 जिलों से घिरा हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं कौन कौन से जिले हैं, आजमगढ़, गाजीपुर, और गाजीपुर के बाद बनारस यानी वाराणसी, देन भदोही या संत रविदास नगर, और इसके बाद आपका प्रयागराज। प्रयागराज के बाद आपका आता है सुल्तानपुर, और प्रयागराज के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद सुल्तानपुर। तो ये कितने आपके हो गए जिले, कुल है 7 जिले। उम्मीद है आपको लोकेशन समझ में आ गई होगी। बात आती है सर जौनपुर की स्थापना किसने की थी। देखिए, अगर ये आप पीछे के चक्कर में पड़े हैं तो इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ले चुके होंगे। ये एक संक्षिप्त चीज लिखी है ताकि कोई पॉइंट स्किप ना हो। बाकी मैं आपको सब इधर समझाता हूं, ठीक है, आप समझिए। जस्ट अ मिनट। देखिए, बात आती है जौनपुर की स्थापना की। जौनपुर की स्थापना किसने की। जौनपुर की स्थापना का संदर्भ हमारे जो है, जब दिल्ली सल्तनत काल पढ़ते हैं तो वहां से इसका संदर्भ मिलता है।
क्योंकि आपने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में होती है। आप जानते हैं भली भांति, ये सब इतिहास का पोर्शन है, ये है इतिहास का टॉपिक, लेकिन हमें पढ़ना क्यों पड़ रहा है? बिकॉज इट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, दैट्स व्हाई वी शुड लर्न रीड व्हाटएवर यू वांट टू से इट। ओके, तो जौनपुर की स्थापना की हम बात कर रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत में कुछ वंश थे, मैं आपको बता देता हूं। जैसे दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश आता है, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है, और उसी में तुगलक वंश की स्थापना कब होती है आपको पता होगा, तो 1320 ईस्वी में। 1320 यानी 1206 से चलता है 1290 तक कौन सा? गुलाम वंश। 1290 से 1320 खिलजी वंश। 1320 में एक वंश आता है तुगलक वंश, आप सभी जानते हैं। तुगलक वंश की स्थापना करने वाला एक आदमी था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1326 तक रूल करता है। इसके बाद एक शासक आता है, कहते सर कौन सा, जल्दी बताइए, बता। उस शासक का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, आप समझिए क्लू, यहां से क्लाइमेक्स बनेगा। मोहम्मद, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ये कब का टाइम मैं बता रहा हूं? 1326 में। ये मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इसमें एक लकड़ी के महल में रहता है, कहीं से युद्ध करके आ रहा होता है, लकड़ी के महल में निवास करता है, महल गिर जाता है, ऐसा महल बनवा देता है। तो ये अपने बाप के लिए ऐसा महल बनवा के रखता है लकड़ी का, इसका बाप युद्ध जीत के आ रहा 1326 में, और महल में निवास किया, वाला महल गिर पड़ा, लकड़ी खड़बड़ा के उसी में मर गया वो। बात समझे? तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसका एक और नाम था जोना खां। जोना खां, जोना खां। आप सोच रहे होंगे इतिहास में पढ़ा रहे हैं, इसी से अभी आपको क्लू निकाल के दूंगा मैं पूरा, आराम से समझिए। देखिए पढ़ाई के लिए समय दीजिए, मैं चाहे 1 घंटे वीडियो बनाऊं, चाहे 5 घंटे का वीडियो बनाऊं। आप चाहते हैं 2 मिनट में मैं आऊं, लिख के लेकर आऊं, समझा दूं, ऐसे बोल दूं चला जाऊं, कोई फायदा नहीं निकलेगा। आप लेकिन कहानी समझ जाएंगे तो कहानी सेव हो जाएगी। देखिए जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। जानना चाहेंगे वो 3 चीजें क्या होती हैं? सुनिए, सबसे पहली अध्ययन, दूसरी बात अभ्यास, तीसरी बात अध्यापन या उसका प्रयोग जिसको कहते हो। जिस व्यक्ति ने 3 चीजें जीएस में करी उसे जीएस कभी टफ नहीं लगेगी, और अगर तीनों में से कोई भी चीज मिस रही तो आप कभी परिपूर्ण नहीं हो पाओगे जीएस में। ये फैक्ट है, आप इसको गांठ बांध के लिख लीजिए। अध्ययन, अभ्यास, अध्यापन या प्रयोग। बात समझ गए? टॉपिक पे आते हैं। जोना खां। अब जोना खां ये रूल करता है आपका 1326 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। ये मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा इसलिए सारा ईयर नहीं लिख रहा हूं, ना इनके कोई काम लिखाऊंगा। जोना खां के बाद इनका एक भाई बनता है चचेरा भाई। जब 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसका एक चचेरा भाई रहता है, इसका चचेरा भाई, चचेरा भाई, उसका नाम क्या रहता है सर? उसका नाम रहता है FBT, फिरोज शाह तुगलक। FBT, फिरोज बिन तुगलक भी होता है, फिरोज शाह तुगलक भी होता है। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अपने चचेरे भाई की मृत्यु, यानी मृत्यु हो गई तो उसकी याद में जो है जौनपुर नगर की स्थापना करता है। ये बात आपको बतानी थी मेरे को। बोलो भाई, स्टोरी छप गई कि नहीं छप गई? इनके बाप कौन थे? इनके बाप थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक यानी गयासुद्दीन तुगलक का लड़का था जोना खां, या जोना खां जिसको कहते हो मोहम्मद बिन तुगलक। इसी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जो है इसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नामक
नगर बसा दिया था। जोना खां से बना जौनपुर। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि जौनपुर का संस्थापक कौन था? फिरोज शाह तुगलक या फिरोज बिन तुगलक। क्यों स्थापित किया गया? अपने चचेरे भाई जौना खां की याद में इसको इस्टेब्लिश्ड किया, इसको स्थापित किया। तो ये बात आपको अब मैंने एक लाइन में यहां से लिख दी थी, फिरोज शाह तुगलक ने चचेरे भाई एमबीटी यानी जोना खां की याद में लिखाई थी, स्थापना कराई थी। ठीक, अब बात करते हैं तो सर जौनपुर का मतलब स्थापना है। हमें तो पढ़ना था जौनपुर का सरकी साम्राज्य। आइए जौनपुर के सरकी साम्राज्य की बात करेंगे तो देखिए डायरेक्टली हम नहीं चलेंगे। एफबीटी का रूलिंग पीरियड क्या होता है? 1351 से 1388, इतने समय तक रूल करता है। लेकिन जो तुगलक वंश होता है, फिरोज बिन तुगलक के बाद फिर इसका डिसेंडिंग ऑर्डर चलने लगता है, घटने लगता है, इसका पतन होने लगता है। यानी डिक्लिनेशन ऑफ तुगलक डायनेस्टी हैव बीन स्टार्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज बिन तुगलक। फिरोज बिन तुगलक की मृत्यु के बाद पतन आरंभ हो जाता है और यही काल है 1398 ईस्वी के समय का। 1398 इस समय यहां का एक रूलर रहता है जिसका नाम रहता है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ये तुगलक वंश का ही है 1398 ईस्वी में, क्योंकि तुगलक वंश आप जानते हो कब से कब तक चलता है? 1320 से 1414 तक चलता है, ये आपको पता होना चाहिए। तुगलक वंश ये खैर हिस्ट्री का पोर्शन है, मैं बता रहा हूं। नासिरुद्दीन महमूद 1398 में शासक रहता है। इसी समय तुर्क साम्राज्य का एक शासक आता है जिसका नाम रहता है क्या? तैमूर लंग। इसी समय आता है तैमूर लंग वर्सेस तैमूर लंग। तैमूर लंग, तैमूर लंग, ये लंग क्यों? तैमूर लंग एक लंगड़ा था। लंगड़ा था, इसने अटैक किया तो ये हारा और ये जीता। नासिरुद्दीन महमूद क्या करता है? जब हार जीत हो गई तो भाई अलायंस हो जाता है, मारता नहीं जान से, अलायंस संधि हो जाती है। ये इनको बहुत ज्यादा धन संपदा देता है, ये इसको धन देता है, धन देता है और ये लूटपाट मचा करके तैमूर लंग चला जाता है। ये क्रम भी रुकेगा नहीं। इसके बाद जब सैयद वंश स्थापित हो जाता है 1414 ईस्वी में, वहां पर इसका लड़का आता है तैमूर लंग का, शाहरुख। शाहरुख भी आता है, शाहरुख भी यहां से धन संपदा लेकर जाता है, क्योंकि ये लोग डरते थे और इनके पास दम नहीं थे कि उनसे बराबरी का मुकाबला कर सके। दैट्स व्हाई ये वो आते थे आराम से, खुशी खुशी, भैया बोरा वोरा पैक करा दें, गेहूं चाल धावन धान सोना चांदी सब कुछ पैक लेके जाओ। ये चल रहा था। इसी के दरबार में एक वजीर रहता था। किसके? नासिरुद्दीन महमूद के। ये चूंकि एक कमजोर आदमी था, नासिरुद्दीन महमूद अगर कमजोर ना होता तो इसके अटैक ये करके लेकर जा पाते सामान। भाई फिरोज बिन तुगलक के दरबार से तो नहीं लेकर जा सके थे इसके शासनकाल से। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल से ये लेकर जा रहे थे। इसी में एक इनका जो है वजीर था, इनका वजीर था जिसका नाम था मलिक सरवर। मलिक सरवर या मलिक कुसरकर, आप देख सकते हैं मलिक सरवर, मलिक सरवर, मलिक सरवर। ये इनके दरबार में तो था ही, लेकिन जब ये देखता है कि हमारा ये जो मालिक है ये कमजोर है, तो भैया जब मालिक अगर कमजोर होता है, राष्ट्रपति कमजोर होता है, तो उस पर रूल कौन करने लगता है? प्रधानमंत्री। इसी का एग्जाम्पल आपने देखा होगा गुलाम वंश में, जब पढ़ते हो लास्ट में बलबन, बलबन का दामाद जो रहता है नासिरुद्दीन, वो कमजोर रहता है, टोपी सिलता है। बलबन अपना फायदा उठाता है और बलबन क्या बनता है? नायब मुमलिकात, अर्थात वहां का प्रधानमंत्री। अब ये नायब मुमलिकात क्या होता है? ये सब चीजें हिस्ट्री की हैं, मैंने पढ़ाई है आपको। आप प्लेलिस्ट में जाइए, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट खोलिए, गुलाम वंश तक पढ़ा दिया है मिडिवल हिस्ट्री में। आगे जल्द ही आपको वहां क्लासें मिलेंगी। यहां देखिए अभी तो मलिक सरवर की मैं बात कर रहा हूं। मलिक सरवर यह एक हिजड़ा था,
हिजड़ा था मगर बहादुर था। पहली बात तो ये मलिक सरवर को बता दूं, पहले तो ये हिजड़ा था, हिजड़ा या किन्नर या ट्रांसजेंडर जो भी आप लिखना चाहें लिखिए, हिजड़ा था। दूसरी बात, इसी को एक उपाधि दी थी, इसको एक उपाधि दी गई थी, क्या? ख्वाजा जहां की। आप ये देख पा रहे होंगे, ख्वाजा जहां की, ख्वाजा जहां की उपाधि इसको मिली थी। किस चीज की? ख्वाजा जहां, ख्वाजा जहां, ख्वाजा जहां की उपाधि मिली थी। प्लस एक और टाइटल मिला है, पूर्व का स्वामी। पूर्व अर्थात क्या होता है? जौनपुर आपका किधर साइड है? आप यूपी का जब मैप देखोगे, मैं यहां पर थोड़ा सा बना के दिखाता हूं आपको। तो यहां पर है जौनपुर आपका, बनारस और सोनभद्र ये सब मिर्जापुर वगैरह है। तो इधर साइड का हिस्सा जो होगा, इधर ये पूर्व हिस्सा है, इसीलिए इसको कहा जाता था पूर्व का स्वामी। इधर वाला हिस्सा जो था, इसलिए इसको कहा जाता था पूर्व का स्वामी, पूर्व का स्वामी। आपसे सवाल पूछा जा सकता है डायरेक्ट, और पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में। पूर्व का स्वामी सरकी साम्राज्य में किसे कहा जाता है? मलिक सरवर। ख्वाजा जहां की उपाधि किसने ली? मलिक सरवर। सारे क्वेश्चन आपके हो पा रहे हैं? कोई डाउट तो नहीं बच रहा ना अभी तक? धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन आज की क्लास में सरकी वंश समाप्त कर दूंगा पूरा। ख्वाजा जहां की उपाधि किसने ली और पूर्व का स्वामी किसको कहा जाता था, ये आपको पता है। चूंकि यह हिजड़ा था, किन्नर था, इस वजह से इसने कभी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया। आपसे पूछा जा सकता है, क्या मलिक सरवर ने सुल्तान की उपाधि ली? इसने जो है सुल्तान का टाइटल नहीं लिया, सुल्तान का जो टाइटल था नहीं लिया था। अर्थात ये वास्तविक संस्थापक है ही नहीं। जो भैया सुल्तान नहीं है जौनपुर का, तो वो काहे का आपका जो है वास्तविक संस्थापक बचा? तो सर वास्तविक संस्थापक तो दूसरा कोई होगा। जी हाँ, वो दूसरा होगा। आप ये जो मैंने समझाया है, इसको बाकायदा पूरा लिख लेंगे, और जैसे मैंने बनाया है इस तरह से आप एक अप्रोच के साथ बनाओगे ना। वन लाइनर लिखने से कुछ नहीं होता है। या तो जब मैंने पूरी कहानी बनाई, बताइए, इस पूरी कहानी को लिखिए, फिर से वापस जाइए, पूरी कहानी को लिखिए, और इस तरह से बना के लिखिए जैसे मैंने बनाया है। ये सब चीजें आप लिखेंगे पूरा से। मैंने एक स्टोरी टाइप को आपके बना के दिया है। ये आप किताब में जब पढ़ोगे एक लाइन में ऐसे ऐसे लिखा रहता है, नहीं पढ़ पाओगे, कठिन होता है। टीचर की आवश्यकता इसीलिए होती है कि कठिन चीज को आसान बनाकर आपको दे देना, ताकि आप उसे पढ़ पाए। अन्यथा आपको टीचर की जरूरत क्या है? एक से एक मार्केट में किताबें आती, ले लेंगे, पढ़ लेंगे, खत्म। ठीक, तो फिलहाल आप समझदार हैं, मैंने जितना कहा उतना करिएगा, तभी आपका काम हो पाएगा। इसको लिखेंगे सब कुछ। मैं इसको रफ कर दूं थोड़ा सा। आज पता नहीं डस्टर कौन उठा लेकर गया है, कोई स्टूडेंट लेकर चला गया है, हमको लग रहा। अब आज डस्टर नहीं बचा मेरे पास, तो यहाँ कपड़े से साफ करना पड़ रहा है। ये आलम, चलो खैर कोई नहीं, इससे जल्दी भी साफ हो जाता है ना। देखो, जरूरत सबकी पड़ती है, चाहे कपड़ा हो चाहे कोई तौलिया होता है, उससे भी साफ करना पड़ता है। आगे तो हम लोग भैया कहाँ पहुंच चुके हैं? यहां तक का काम कंप्लीट कर चुके हैं। इधर भी देखते चलिए, ये हो चुका है, ये हो चुका है ना। अब इनकी बात करेंगे। जो हिजड़ा है, हिजड़े का पुत्र तो था, यानी मलिक सरवर। पहला है मलिक सरवर, मलिक सरवर या ख्वाजा जहां, ख्वाजा जहां, या ख्वाजा जहां के बाद एक और नाम है, इसका क्या नाम है जल्दी बताइए? ख्वाजा जहां के बाद इसका एक और नाम, उपाधि ली थी इसने, पूर्व का स्वामी, पूर्व का स्वामी। यह उपाधि दी किसने थी भैया? पूर्व का स्वामी उपाधि नासिरुद्दीन महमूद, इनके चचा जान, यानी जो इनका मालिक था, सुल्तान था, कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। तो लिख लेंगे बाय नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन। ठीक, अब इनका पुत्र आता है। इनका पुत्र का नाम क्या है? आप देख पा रहे हैं, इनके पुत्र का नाम था मुबारक शाह सरकी। इनका पुत्र है, पुत्र है, दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं, मुबारक शाह सरकी।
मुबारक शाह सर्की, ये वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यही है वास्तविक संस्थापक। इसी ने सुल्तान की उपाधि ली सबसे पहले। सुल्तान का टाइटल पूछा जाए किसने लिया है, तो सुल्तान का संस्थापक मलिक सरवर ने नहीं लिया, क्योंकि वो हिजड़ा था। इसने, इसका पुत्र जो है मुबारक शाह सर्की, इसने सुल्तान की उपाधि ली सबसे पहले। ये किन्नर नहीं था। आप इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये देख पा रहे हैं मुबारक शाह सर्की, इनका पुत्र था। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है एक काम था, मैं आपको शायद यहाँ पे लिखना भूल चुका हूं, आप इसका लिखेंगे। इसका एक, इसने बहुत अच्छा काम किया था। किसने? नासिरुद्दीन महमूद का जो मलिक सरवर का पुत्र जो है मुबारक शाह सर्की, इसका एक काम था, चुनार क्षेत्र आप लोग जानते होंगे, चुनार वास्तविक संस्थापक था। इसका एक काम या उपलब्धि कह लीजिए, ठीक, इसका एक उपलब्धि या, ठीक है इतना ही, चलो इसका काम हम ज्यादा दिक्कत करेगा टाइम। मुबारक शाह सर्की का जो पुत्र है सुल्तान है, यही वास्तविक, मतलब सुल्तान कौन बना सबसे पहला, वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इसका वास्तविक संस्थापक था आपका मुबारक शाह सर्की। बात समझ गए? तीसरे नंबर पर जब हम आते हैं तब बहुत ही अच्छा एक आदमी आता है। अच्छा क्या आता है, सबसे महत्वपूर्ण इनका रूलर आता है, जिसका नाम आप देख पा रहे हो, इब्राहिम शाह सर्की। इब्राहिम शाह सर्की, इब्राहिम शाह सर्की सबसे प्रभावशाली शासक सर्की साम्राज्य का, सर्की साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक, यानी मोस्ट डोमिनेटिंग कैरेक्टर जो था, जो डोमिनेटिंग रूलर जो था, वो कौन था, इब्राहिम शाह सर्की था। इसी ने दो शैलियों का, क्योंकि देखिए इसने कोई युद्ध ज्यादा नहीं किया था, कोई ज्यादा क्षेत्र अपना नहीं फैलाया, लेकिन स्थापत्य कला में इसका जो है योगदान रहा था। स्थापत्य कला, इसने स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया, स्थापत्य कला को बढ़ावा देता है। जैसे अटाला मस्जिद, जिसका निर्माण कार्य चालू करा दिया था फिरोज बिन तुगलक, FBT ने। अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद जिसका निर्माण कार्य किसने चालू कराया, फिरोज बिन तुगलक ने, लेकिन कंप्लीट किसने कराया, कंप्लीट कराया इब्राहिम शाह सर्की ने। कब कराया था, कब कराया था भैया, 1408 ईस्वी में, 1408, 1408 में। इसी ने झंझरी मस्जिद का निर्माण कराया था। झंझरी मस्जिद, झंझरी मस्जिद किसने बनवाई, वो भी आपका था इब्राहिम शाह सर्की। अटाला मस्जिद पूरा किसने कराया, ये भी झंझरी और झंझरी बताया इब्राहिम शाह सर्की ने। बात क्लियर? प्लस एक काम और, इसने जो है सर्की शैली का भी, इसे सर्की शैली का भी जन्मदाता कहा जाता है। जौनपुर का सर्की शैली, जौनपुर व सर्की शैली, सर्की शैली का जन्मदाता है। जौनपुर और सर्की शैली का जन्मदाता है। तो इतने सारे काम हैं। तो जब इसने प्रभावशाली काम किया है, इसलिए इसने, इसको क्या टाइटल, प्रभावशाली शासक है। इसके टाइटल्स भी हैं, इसके टाइटल थे सिराज हिंद का, इसी के, मतलब इसका टाइटल नहीं है, इसी के समय में जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाने लगा था। मैंने अभी ये बनाया था, है ना, तो यहाँ जो जौनपुर था, इसको इधर सारे पूरे रीजन का सिराज कहा जाने लगा। सिराज मतलब बादशाह, सबसे ऊंचा, सिराज हिंद, सिराज ए हिंद, सिराज हिंद का जो है
टाइटल मिला था, ठीक है, सिराज हिंद। और किसको सिराज हिंद के टाइटल मिला है? इब्राहिम शाह सर्की को। एक सेकेंड, पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज जो है, पूर्व का सिराज मिला था जौनपुर को, और जो आपका इब्राहिम शाह सर्की है इसको टाइटल मिला था सिराज हिंद का। जी हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। इसको क्या टाइटल मिला है? इसको टाइटल मिला था सिराज हिंद, सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद का टाइटल मिला है। तो सिराज हिंद का अगर टाइटल पूछे किसको मिला है? इब्राहिम शाह सर्की को। पूछे पूर्व का सिराज किसको कहा जाता था? जौनपुर को। किसके समय में? इब्राहिम शाह सर्की के समय में जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। सबसे प्रभावशाली शासक है ये। अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद का जो है कार्य पूरा कराया था, प्लस इसको एक और भी टाइटल मिला था शमसुद्दीन इब्राहिम शाह। इसको रफी करना पड़ेगा क्या? चलो यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ। एक और इसका टाइटल था जिसका नाम था शमसुद्दीन, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह। ठीक, ये किसका है? ये टाइटल है इसके इब्राहिम शाह सर्की के, पहला दूसरा। और ये टाइटल किसका है? जौनपुर का था, पूर्व का सिराज। बाद में इसको भारत का सिराज भी कहा जाने लगा था। किसको? जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाने लगा था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण शासक इब्राहिम शाह सर्की के बारे में बातें हो चुकी हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर के रूलर के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है नंबर 4 पर। नंबर 4 पर आता है महमूद शाह सर्की। महमूद शाह सर्की ये कौन है? महमूद शाह सर्की जो है इब्राहिम शाह सर्की या शमसुद्दीन शाह सर्की या सिराज ए हिंद, तीनों नाम थे ना इब्राहिम शाह सर्की के। तो महमूद शाह सर्की इब्राहिम शाह सर्की का सबसे बड़ा पुत्र था। बड़ा पुत्र था किसका? इब्राहिम शाह का। इब्राहिम शाह सर्की का, इब्राहिम शाह सर्की का बड़ा पुत्र था। इसने एक उपाधि ली थी महमूद शाह की। उपाधि ली थी महमूद शाह की। फिर इसने एक जो महमूद शाह की उपाधि ली थी और इसका एक काम किया था। इसका मतलब वास्तविक नाम पहले जान लीजिए। वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद खां। मोहम्मद खां। महमूद शाह सर्की का बड़ा पुत्र था। महमूद शाह सर्की बड़ा पुत्र था किसका? इब्राहिम शाह सर्की, जिसको भी पीछे पढ़े हम लोग, शमसुद्दीन शाह सर्की सिराज हिंद का। महमूद शाह इसने उपाधि ली थी महमूद शाह सर्की ने, ठीक। और वास्तविक नाम इसका मोहम्मद खां था। इसकी एक उपलब्धि है। अगर इसकी उपलब्धि इसने किया क्या भैया अपने जीवन में, तो एक काम किया था, चुनार विजय की थी। चुनार क्षेत्र जीत लिया था। यह इसकी उपलब्धि थी और कोई बड़ा काम नहीं था। फिर इसके बाद आता है आपका एक जिसका नाम था मोहम्मद शाह सर्की। इसको रख कर दूं, फिर नाम लिखूं मोहम्मद शाह सर्की का। नंबर 5 पे है आपका मोहम्मद शाह सर्की। मोहम्मद शाह सर्की। मोहम्मद शाह सर्की की अगर बात करें हम, तो मोहम्मद शाह सर्की जो है
ये क्या करता है, इसका जो है एक ही काम रहता है, ये लालची आदमी पहली बात तो बहुत है, लालची है। अब लालची क्या है, लालची से मतलब एक लालची भी कह सकते हो और एक कह सकते हो कि एक किसी को पाने हड़पने की इच्छा वाला, है ना, तो कहते हो जिज्ञासु, तो जानने के लिए कह सकते हो, इच्छुक कह सकते हो, इच्छुक, या किसी चीज को पाने की चेष्टा रखने वाला, है ना। तो ये क्या था, ये शांति से बैठा नहीं, इसने देखा कि बहलोल खान लोधी जो है, बहलोल लोधी, क्योंकि आप जानते हो ये सब कौन सा रूल पीरियड चल रहा था, ये इस समय पहुंच चुका है 1500। लोधी वंश की स्थापना कब होती है बताइए, लोधी वंश की स्थापना कब होती है? अंतिम रूलर कौन था, सैयद वंश का शासक कब तक चला था? 1414 से 1451, और उसी समय 1451 में लोधी वंश की स्थापना कौन कर देता है? बहलोल लोधी। तो ये बहलोल लोधी के ऊपर अटैक करते हैं, दिल्ली हथियाना चाहते हैं। इनको दिल्ली दिख रही है, ये कहां बैठे हैं? दिल्ली वर्सेस जौनपुर। इन्होंने सोचा कि चलो भैया दिल्ली को मिला लिया जाए। अब बहलोल लोधी यार अफगान आदमी था, अफगानी था, बड़े बड़े सोले टोले और छाती एकदम 88 इंच की, गए भैया पकड़ मरोड़ दी, खत्म हुई थी। यानी ये क्या होते हैं, ये हार जाते हैं। मोहम्मद शाह सरकी, मोहम्मद सरकी वर्सेस बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, ये वही है लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। तो ये जीत जाता है, ये हार जाते हैं। और जब ये हार के चले आते हैं तो क्या होता है, ये कायरतापूर्ण हार के चले आए, इनके वजीरों ने ही इनको मार डाला, इनके वजीरों ने ही इनको मार दिया, मार दिया। तो यहां से इनकी भी कहानी समाप्त हो जाती है। अंत में बचता है एक और शासक, इसको भी हम लोग जान लें, उसके बाद ये खत्म। कौन सा है? हुसैन शाह सरकी, ये छठा रूलर है, हुसैन शाह। ये भैया कौन है? हुसैन शाह सरकी, यही अंतिम रूलर है, आप लिख लीजिए पहले ही, अंतिम शासक जौनपुर साम्राज्य का, सरकी साम्राज्य का अंतिम सुल्तान। अंतिम सुल्तान था किसका? जौनपुर साम्राज्य, सरकी साम्राज्य का, जौनपुर के सरकी साम्राज्य का। देखो ये बड़ा कूटनीतिक शासक था, ये चतुर सुजान था, कहते नहीं बड़ा होशियार। तो इसने सोचा अगर मैं डायरेक्ट दिल्ली पर अटैक करने जाऊंगा तो बहलोलवा हमको फिर उसी तरह मारेगा जैसे अभी उसको मारा है। किसको पीछे मारा है आप देख पा रहे हो, बताओ भाई। देखो मोहम्मद शाह सरकी, मोहम्मद शाह सरकी को जैसे मारा है उसी तरह हमको भी मार देगा। हमको किसको? हुसैन शाह को। ठीक, तो ये क्या किया, ये दिमाग लगाई कि ऐसा है, अगर किसी बड़े चीज को जीतना है तो पहले छोटी छोटी चीजों को जीतो और बड़े आदमी से तब तक मित्रता व्यवहार रखो। इसने दिमाग लगाया, उसी तरह क्या किया कि इसने सबसे पहले जाकर के बहलोल लोधी से संधि कर ली, बहलोल लोधी से अलायंस कर लिया। अब क्या है, अब जब बहलोल से संधि कर लेता है, मैं लिख के बताऊं आपको, बहलोल, इससे क्या होता है, संधि होती है, बहलोल प्लस हुसैन। बहलोल लोधी से, मैं बताता हूं आपको कहानी टाइप पे लिखी है। बहलोल लोधी से इसने संधि कर ली। अब ये क्या करेगा, अब बहलोल से संधि यानी दिल्ली से अटैक नहीं होगा। सबसे मजबूत सत्ता कहां की है इस समय? दिल्ली की। बचेगा कौन? अब ये जाता है उड़ीसा वाले क्षेत्र में। उड़ीसा वाले क्षेत्र में, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है, आपको पता है। उड़ीसा में अटैक करता है, वहां से लूटपाट करके आता है। उड़ीसा, उड़ीसा में लूटपाट करके आता है। इसके बाद अभी मन नहीं भरा इसका, और धन कमाना चाहता है। गया किधर? ग्वालियर, ग्वालियर,
ग्वालियर में भी अटैक किया, खूब लूटपाट किया, यहां पर भी लूटपाट किया। इस समय यहाँ के राजा कौन थे? मान सिंह। मान सिंह, ग्वालियर में राजा मान सिंह थे, किंग थे। यहां पर भी यहां से धन वन लेकर आ गया। अब जब देखा कि मेरे पास पैसा हो गया, धन हो गया है, अस्त्र शस्त्र हो गए हैं, अब मैं मजबूत हो चुका हूं। और जब किसी की देखो, कुछ होते नहीं है लोग जिनकी मतलब शरीर वरीर बहुत तगड़ा हो जाता है, बॉडी बॉडी बन जाती है, तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं अब तो हम इसको खा जाएंगे। ये नहीं जानते हैं कि जो दुबला पतला दिख रहा है अंदर से बहुत मजबूत है। ठीक है, तो मान सिंह, मैं मजाक कर रहा था। तो क्या होता है कि अब इसके पास मजबूती हो गई। अब ये जब स्ट्रांग हो गया तो क्या होता है, आस्तीन का सांप बनने चला। बहलोल लोधी के ऊपर क्या हो गया, बहलोल, बहलोल लोधी पर अटैक करेगा। कौन? हुसैन शाह, हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी बहलोल लोधी पर अटैक करेगा और क्या होता है, बहलोल लोधी जीत जाता है, ये हार जाता है, इसको पराजित कर देता है। और यहीं से जब ये हार जाता है तो शर्मसार होकर के सरकी साम्राज्य पूरा छोड़ देता है ना, जौनपुर छोड़ देता है और छोड़ करके बिहार चला जाता है। ये बिहार चला गया, बिहार गया, बिहार पलायन कर गया, भाग गया बिहार, और यहीं से सरकी साम्राज्य का समापन हो जाता है। अब यहां के बाद आपको सरकी साम्राज्य नहीं पढ़ना है। उम्मीद है आपको सरकी साम्राज्य में कोई भी कमी नहीं बचेगी। थोड़ा सा और पॉइंट, कुछ स्थापत्य कला की बात कर लेते हैं। तो जैसे आप जानते हैं स्थापत्य कला में मैं पीछे बताया हूं, अटाला मस्जिद का निर्माण करा ही दिया था, किसने पूरा कराया था? नाम बताओ। इब्राहिम शाह सरकी, नाम पता है ना? शमसुद्दीन शाह सरकी, सिराजे हिंद। उसके बाद जामी मस्जिद भी बनवाई गई, लाल दरवाजा मस्जिद भी इसी समय बनवाई गई। झंझरी मस्जिद जिसको पूरा कराया किसने? इब्राहिम शाह सरकी, जिसको कहते हो आप लोग क्या नाम अभी दिए हो? शमसुद्दीन शाह सरकी। तुम नहीं दिए हो, नाम दिए, ये कोई और दिया है, सॉरी आपने नहीं दिया, तुम नहीं, गलत शब्द। झंझरी मस्जिद का निर्माण भी पूरा इसने कराया। तो अटाला मस्जिद, जामी मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, झंझरी मस्जिद, ये 4 मस्जिदें हैं जो यहां पर बनवाई गई। आप एक बार पूरा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ले चुके होंगे। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपसे निवेदन है कि अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो सहयोग करिए हमारा और लोगों तक पहुंचाइए, लाइक शेयर करिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग फिर अगली कक्षा में मिलेंगे, अब तब देखेंगे हमें क्या पढ़ना है। अब मैं 1-2 टॉपिक और बचे हैं, परिवहन बचा है, परिवहन पढ़ा दूंगा। इसके बाद यूपी स्पेशल फिर रोक करके मैं भूगोल स्टार्ट करूंगा पुनः से, और नए तरीके से भूगोल का आरंभ करूंगा। मिलेंगे हम लोग अगली कक्षा में जल्द ही, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।